दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आप लोग तो जानते होंगे कि जो वेपर द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वही है वेपर प्रेशर, लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। आज मैं आपको फील दिलाऊंगा कि वेपर प्रेशर है क्या और एक्चुअल डेफिनेशन इसका क्या है। तो आप लोग कापी कलम ले लें और हेडिंग लगाएं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पहला सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड। ये वेपर प्रेशर के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा और इसमें जो है हमें एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जो है कि राउल्ट्स लॉ। और इससे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यह जो नियम है यह बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है और इस पे हम इस वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो अगला है हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर के अंतर्गत वो है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। इसमें जो सोल्यूट होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा। तो वेपर प्रेशर के अंतर्गत हमें जो दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। एक जो सॉल्यूशन होगा वो दो वोलाटाइल लिक्विड से बना होगा और दूसरा जो हमें पढ़ना है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। जो सोल्यूट होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा। तो आप लोग इसे लिखना चाहें तो लिख ले। उसके बाद हम शुरू करते हैं वेपर प्रेशर। मिटा दें, लिख लिए, हो गया। चलिए मिटा देते हैं। वेपर प्रेशर आप लोग जानते होंगे कि वही जो वेपर द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वही वेपर प्रेशर है। मैं भी यही बताऊंगा उसमें, लेकिन मैं उसमें एक शब्द जोड़ूंगा जिससे आप सुनकर एक मतलब मुंह बांधेंगे कि अरे यार ये क्या डेफिनेशन है इसकी। तो मेरे पास दो कंटेनर हैं, एक ओपन है और एक क्लोज कंटेनर है। ये क्लोज कंटेनर है और ये खुला कंटेनर है। ये ओपन है और ये क्लोज है। और मैंने इसमें कोई लिक्विड ले लिया। तो इस लिक्विड को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाष्प बनकर उड़ने लगेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इवेपोराइजेशन होगा। इवेपोरेशन मतलब हिंदी में वाष्पीकरण होगा। जब इसे हम गर्म करेंगे तो इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाष्प बनकर बाहर निकलने लगेंगे। अब हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेते हैं और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेते हैं और इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम कंसीडर करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा वो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा हो। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा तो इनके और उनके बीच में लग रहा हो। इसी प्रकार ये जो अंदर के जो सरफेस के नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के
इन पे जो है चारों ओर से इन पे फोर्स लग रहा है, मतलब कि इन पे जो नेट फोर्स है वो 0 है। एक इधर है, एक इधर है, ये इधर कैंसिल कर देगा, एक ऊपर एक नीचे, इधर कैंसिल, एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा हो, तो नेट फोर्स इन पे जो है वो 0 है। और यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि केवल जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे केवल नीचे की ओर जो है फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, और नीचे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन्हें अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इन लोगों को जो है अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें चारों ओर से अट्रैक्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे उन्हें केवल एक ही नीचे से एक ही साइड से जो है अट्रैक्शन मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल, इनके पास जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये आसानी से जो है इस सरफेस को, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसे तोड़कर चले जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ पर हीट दें तो ये थोड़ा सी एनर्जी पाके, और ये जो फोर्स है इनके बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और ये एनर्जी पाकर तुरंत बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये चारों ओर से बंधे हैं। इन्हें निकलने के लिए हमें जो है बहुत ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो अगर हम थोड़ा सा भी हीट दे दें इन्हें तो ये जो है वेपर बनकर उड़ जाएंगे। तो जो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है इसे हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इनके पास जो है सरफेस एनर्जी है, इसीलिए इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो इनके पास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें जो है कम है, और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चारों ओर से है, इनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि अगर हम गर्म करें तो ये जो है नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाएंगे पहले, कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं वो वेपर बनेंगे। तो जायज के बाद जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ही जो है सबसे पहले वेपर बनेंगे। तो हम जब हीट देंगे तो ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर बनकर उड़ जाएंगे। तो हमें जो है वेपर्स के रूप में जो है ये वेपर्स के रूप में एस्केप कर जाएंगे। एस्केप मतलब भाग जाएंगे, ऊपर भाग जाएंगे, तो वेपर बनके ऊपर भाग जाएंगे। तो हमें यहाँ पर जो है इस वेपर के द्वारा कोई जो है प्रेशर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो है सारे वेपर आसानी से निकल जा रहे हैं, यहाँ पर कोई दाब नहीं बना रहे हैं ये। लेकिन अब हमारे पास जब क्लोज कंटेनर होगा तो ये जो वेपर होंगे ये इसमें जाके लड़ेंगे और इसमें एक जो है प्रेशर, इसके अंदर एक प्रेशर बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो है वेपर प्रेशर बाहर निकल जा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कोई वेपर जो है वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ओपन कंटेनर है इसमें जो है वेपर प्रेशर जो है संभव नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर इज नॉट पॉसिबल इन ओपन कंटेनर। अगर हमारे पास खुला हुआ अगर कोई बर्तन है तो वहां पर हम वेपर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो नहीं देख पाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा इज नॉट पॉसिबल इन ओपन कंटेनर। लेकिन जब हमारे पास जब क्लोज कंटेनर होगा और इसमें जो लिक्विड है, और मान लीजिए ये जो है सरफेस पे इनके जो है मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, अब यहाँ पर जो है मैंने हीट देना शुरू किया तो क्या होगा, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं
ये वेपर बनने लगेंगे, ये लिक्विड से ऊपर उठने लगेंगे और यहाँ पर जाके टकराएंगे। तो यहाँ पर जो है इवेपोराइजेशन यहाँ पर भी होगा, इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। लेकिन अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर केवल वाष्पीकरण ही होगा कि और कुछ होगा, तो आप लोग सोचकर एक बार आप लोग अपने दिमाग में सोचिए कि केवल यहाँ पर वाष्पीकरण ही होगा, मतलब केवल ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये केवल वाष्प में ही बदलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये वाष्प है यहाँ पर जब किसी बंद बर्तन जैसे प्लेट व्लेट अगर रख दिया गया है तो उस पर ये जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर जो लिक्विड ऐसा बन जाता है, लिक्विड बन जाए, ये वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर दो फिनोमेना होंगे साथ ही साथ, एक तो पहला जो है वाष्प बनेगा और दूसरा यहाँ पर जाके लिक्विड बन जाएगा, वाष्प लिक्विड बन जाएगा। तो वाष्प का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन। तो यहाँ पर जो है एक साथ दो काम होंगे, एक तो ये जो है मॉलिक्यूल्स जो है वाष्प बनकर ऊपर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट होके ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट होके नीचे गिरने लगेंगे। आप लोगों ने यह जनरल लाइफ में देखा होगा। तो यहाँ पर दो फिनोमेना होंगे, एक होगा इवेपोरेशन और दूसरा होगा कंडेंसेशन। अब यहाँ पर जो है दो फिनोमेना एक साथ होंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक ही फिनोमेना होगा, केवल वाष्पीकरण, और यहाँ पर एक साथ दो फिनोमेना होगा। तो प्रेशर ऑफ, ये जो प्रेशर है इनके द्वारा इस ये जो प्लेट उलट या कुछ भी रखा बर्तन, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके द्वारा जो ये जाएंगे तो इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे। तो ये इनके जो फोर्स हैं तो इनकी तो जो फोर्स होता है, फोर्स वो अगर फोर्स इन पे लगाएंगे तो इन पे कुछ प्रेशर उत्पन्न होगा। जैसे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान में एरिया। तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स इस पे जाकर जब फोर्स लगाएंगे और जितने एरिया में लगाएंगे उस फोर्स को उसी एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेशर होगा वो ड्यू टू फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो प्रेशर है ये जो फोर्स लगा रहे हैं इस जो क्लोज कंटेनर है इस पे, उसी से हमें जो है प्रेशर मिलेगा। उस फोर्स के कारण जो मॉलिक्यूल्स जो है इस पे जो लगाएंगे उसी से हमें जो है प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर बनके ऊपर उड़ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर जाएंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर जो है वेपर के रूप में बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये वेपर है, वेपर यहाँ पर जाकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये लिक्विड है, लिक्विड पहले वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिक्विड जो है और जो है ये क्या करते हैं वेपर, इनके बीच में एक साम्यावस्था स्थापित होगी। तो साम्यावस्था के लिए हम इस रिवर्सिबल साइन का प्रयोग करते हैं। मतलब जो है ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों फिनोमेना एक साथ हो रहे होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो लिक्विड है ये पहले वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर यही वेपर जाके ऊपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर वेपर लिक्विड में हो रहा है और इधर लिक्विड जो है वेपर में हो रहा है, दोनों फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं। तो उस समय हमें साम्यावस्था मिल जाती है। तो जो है हम ये जो है लिक्विड और वेपर प्रेशर के जो वेपर के बीच जो है इस रिवर्सिबल साइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो वेपर प्रेशर का जो एक्चुअल डेफिनेशन है अब यहाँ से जनरेट होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेपर प्रेशर का जो है डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था पर, जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो उस समय जो है जो प्रेशर बनता है वेपर्स के द्वारा उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर्स above liquid surface is known as vapor pressure। ये है एक्चुअल डेफिनेशन वेपर प्रेशर का। इतना सारा बवाल करने के बाद जो है मैंने इस वेपर प्रेशर का डेफिनेशन आपको समझा पाया हूं। तो वेपर प्रेशर का जो डेफिनेशन वो है इक्विलिब्रियम पर जो है इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर जो लगाया जाता है वही है वेपर प्रेशर। इस वेपर के द्वारा जो है आप यहाँ पर या तो प्रेशर निकालें और जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर ये वापस जो है दबा रहे होंगे इस सरफेस पर। तो चाहे आप सरफेस लिखे लिक्विड सरफेस कहें या जो है इस बर्तन के तलवे पर जो कहें वही जो प्रेशर लग रहा है वही है वेपर प्रेशर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो है हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेना होगा। ये इक्विलिब्रियम जो है जब तक नहीं आएगा तब तक हम जो है इस वेपर प्रेशर का जो है हम डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द मैंने कहा था मैं एक ही शब्द जोड़ूंगा इसमें। तो इक्विलिब्रियम पर जो है प्रेशर उत्पन्न होता है वेपर के द्वारा वही है वेपर प्रेशर। तो आप लोग इसे नोट कर लें, उसके बाद हम इसे मिटाएं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? मिटा दें? हो गया? चलिए अब वेपर प्रेशर आपको तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो पढ़ना है हमें सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। सॉल्यूशन इसमें जो पहला है वो है सॉल्यूशन कंटेनिंग टू volatile लिक्विड। मतलब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे वो दोनों वोलाटाइल होंगे, मतलब वो वाष्प में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो है मैंने बताया था कि हमें राउल्ट लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। हो गया? हेडिंग डाल दीजिए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। तो जो सॉल्यूशन होगा इसके जो है दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो इसमें जो दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं इन्हें हमें वोलाटाइल लेना होगा। सोल्यूट भी वोलाटाइल होगा और जो है सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल का मतलब ये वाष्प में कन्वर्ट हो सकते हैं, इन्हें गर्म करने पर जो है ये वाष्प में कन्वर्ट होंगे और दोनों क्या होंगे? लिक्विड होंगे, दोनों लिक्विड फेस में होंगे। चलिए मैंने यहां पर जो है सोल्यूट लिया, लिक्विड फेज में जो है
ये क्या है, सोल्यूट, और मैंने सॉल्वेंट लिया। ये जो है सॉल्वेंट है। और दोनों को मैंने जब मिला दिया तो हमें जो फाइनल सॉल्यूशन मिला वो ये है फाइनल सॉल्यूशन। अब यहीं से हमें जो है कहानी शुरू करनी है। इसके बाद जो है हमें राउल्ट लॉ इसी में पढ़ना होगा। तो ये जो सोल्यूट है, मान लीजिए इसका जो है वेपर प्रेशर, ये इसे हम मान लेते हैं PA है, और इसका जो है वेपर प्रेशर ये PB है। तो जब इन्हें दोनों को मिला देंगे हम, इसमें जो है इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसका जो P टोटल है, मतलब इस फाइनल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर टोटल है वही हमें जो है पता लगाना है। तो इसी के लिए बताने के लिए कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, इसी को बताने के लिए हमें राउल्ट लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो राउल्ट लॉ यही बताते हैं कि जो लिक्विड हैं दोनों, एक सोल्यूट और एक दूसरा सोलवेंट, इन्हें जब मिलाएंगे तो जो टोटल जो वो बनेगा, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, उसका जो है वेपर प्रेशर हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप लोग इससे बना लें। उसके बाद में हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, राउल्ट लॉ लिखना पड़ेगा। तो आप लोग, मैं इसे मिटाऊंगा, इसे आप लोग नोट कर लें जल्दी से। हो गया? हो गया? हो गया? नोट कर लिए? चलिए मिटा देते हैं। तो जो राउल्ट लॉ है, यहां पर लिखते हैं। तो जो राउल्ट लॉ है ये कहता है कि जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है सोल्यूट या पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इनका जो है ये जो फाइनल सॉल्यूशन है, इसमें इनके जो मोल प्रभाव है, इनके जो है मोल प्रभाव है, अगर इसका मोल प्रभाव ज्यादा होगा तो इनके द्वारा जो उत्पन्न वेपर प्रेशर होगा वो इसमें ज्यादा होगा। अगर इसका मोल प्रभाव ज्यादा है तो जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें जो वेपर प्रेशर है तो इसमें उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो राउल्ट लॉ यही कहते हैं कि इन अ सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में द पार्शियल प्रेशर ऑफ each component is directly proportional to mole fraction of that component। सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें। इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। आप लोग नोट कर लें। उसके बाद जो है हम इसका ऑपरेशन करेंगे, राउल्ट लॉ का पूरा ऑपरेशन करेंगे।
हो गया। चलिए, ये जो बताता है राउल्ट लॉ का था इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन है इसमें यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट जो है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, तो इनके द्वारा जो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि जो इनके द्वारा थोड़ा सा प्रेशर और इनके द्वारा थोड़ा सा प्रेशर उत्पन्न किया जाता है, जिससे टोटल प्रेशर बनता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही बताता है जो है राउल्ट लॉ। तो इसके लिए भी ये भी एक कंपोनेंट है, तो इसका जो है पार्शियल प्रेशर इसके मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। मोल प्रभाज का मतलब ये होता है कि जो है अगर इसके जो है मोल्स ज्यादा है सॉल्यूशन में, तो इसके द्वारा जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। अगर इसके जो मोल्स ज्यादा हैं, प्रेशर क्या जीटा बराबर क्या होता है N1 पान में N1 प्लस N2। अगर N1 इसके लिए ज्यादा है तो इसके द्वारा जो फाइनल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर में जो इसका जो भाग है वो ज्यादा होगा और इसका कम होगा। अगर मोल प्रभाव इसका ज्यादा है तो इसमें जो फाइनल सॉल्यूशन में ज्यादा वेपर प्रेशर इसके द्वारा होगा और कुछ इसके द्वारा होगा। अगर इसका मोल प्रभाव ज्यादा है तो ज्यादा जो वेपर प्रेशर हो इसके द्वारा उत्पन्न होगा और थोड़ा जो है इससे उत्पन्न होगा। यही बताता है राउल्ट लॉ। तो P नॉट इक्वल टू, यहाँ पर P एक प्रोपोर्शनल टू जीटा है, जो हमें जो फाइनल सॉल्यूशन में इसका जो है हम मान लेते हैं P नॉट ए और इसका मान लेते हैं P नॉट बी। ये प्योर ए का जो है वेपर प्रेशर है, प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर है और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो इनके द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा ये इनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही बताता है राउल्ट लॉ। तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद में हमें जो है इसका डेरिवेशन करना होगा राउल्ट लॉ का। नोट कर लिया? हो गया? जल्दी से नोट कर लें। हो गया? मिटा दें? चलिए, तो हमें जो है दो इक्वेशन मिले हैं, वो है P नॉट ए प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, इस इक्वेशन फर्स्ट है, और जो दूसरा है वो है P नॉट बी प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, इक्वेशन दूसरा है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें जो है राउल्ट लॉ का डेरिवेशन करना है। तो मान लेते हैं हमें जो फाइनल सॉल्यूशन मिला था, इसे हम जो है P मान लेते हैं, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये हमें इसे सॉल्यूशन में जो है इनके जो है वेपर प्रेशर दिए गए हैं। तो अगर हम प्योर होते हैं, प्योर सोल्यूट के लिए हमें P नॉट ए मानना होगा। तो जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं, जो इसमें केवल खाली सॉल्वेंट अभी है, इसके लिए हमें P नॉट बी मानना होता है। ये जो है इस सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर है। तो हमें यहाँ पर ये जो है डिग्री का चिन्ह नहीं लगाना है, गलती से लगा देता मैंने भूल से। तो ये जो है इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर है, ये और ये। तो इसमें जो ए के द्वारा यानी सॉल्यूट के द्वारा जो वेपर प्रेशर है, इसमें उसे हम पी ए माने हैं, और जो सॉल्वेंट के द्वारा इस सॉल्यूशन में जो है उसे हम पी बी माने हैं। तो जो दोनों के जो वेपर प्रेशर है उनके मोल प्रभाव के समानुपाती होते हैं। इतना तो हमें राउल्ट लॉ के द्वारा मिला। अब हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में जो है केवल प्योर सोल्यूट है। मान लेते हैं कि प्योर सोल्यूट है, मतलब जो सॉल्वेंट है वो कुछ भी नहीं है, केवल सोल्यूट है।
तो सॉल्यूट के द्वारा जो उत्पन्न वेपर प्रेशर होगा उसे हम लोग माने हैं पी नॉट ए। तो यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट ए। अगर जब यह प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो हमें मिलता है एक कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर हो जाएगा पी इक्वल टू के इंटू जीटा ए। ये हो गया जीटा ए। अब हम मान लेते हैं इस सॉल्यूशन में केवल और केवल क्या है, सोल्यूट है। तो जीटा ए बराबर क्या होता है, जीटा ए बराबर हो जाएगा N1 अपान में N1 प्लस के N2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये N2 क्या सॉल्वेंट का होगा, अगर ये सोल्यूट का है तो ये सॉल्वेंट का होगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट है ही नहीं, हम केवल जो है मान रहे हैं कि जो है केवल सोल्यूट है। तो ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि जब जीटा ए बराबर यहाँ पर मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी ए बराबर के। इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल के मिलेगा। इसी प्रकार हम दूसरी बार मान लेते हैं कि इस जो सॉल्यूशन है इसमें केवल सॉल्वेंट है, सोल्यूट एक भी नहीं है, केवल सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट बी होगा। तो पी नॉट बी होगा। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा, पी बी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू जीटा बी। अब हमें जीटा बी निकालना है इस सॉल्यूशन में। तो जीटा बी क्या हो जाएगा N2 बटे में N1 प्लस N2। तो यहाँ पर अब सोल्यूट नहीं है तो इसके कुछ भी मूल नहीं रहेंगे, तो ये भी कैंसिल होकर जो है 1 आ जाएगा, यानी कि जीटा बी बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी बी बराबर के। अब जो है हमें यहाँ पर जो दिए गए हैं, अच्छा आप लोग बताइए मैंने कहाँ गलती की है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर सोल्यूट माना था तो उसके लिए जो मैंने वेपर प्रेशर माना था वो पी नॉट ए माना था। तो जब यहाँ पर मैं ये जो इक्वेशन सॉल्व किया हूँ प्योर सोल्यूट मान कर किया हूँ, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए होगा, और जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर पी नॉट बी हो जाएगा। ये थोड़ी सी जो मिस्टेक है इसे सुधार लेना आप लोग। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर के की वैल्यू रख सकते हैं। के की वैल्यू आ गई पी नॉट ए, और यहाँ पर जो के की वैल्यू आई है वो पी नॉट बी है। तो ये जो इक्वेशन होगा इसे हम लोग लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। यहाँ पर जो के की वैल्यू आई है पी नॉट ए उसे रख दिया के की वैल्यू, ये एक इक्वेशन मिली। यहाँ से हम के की वैल्यू रखेंगे पी नॉट बी। तो यहाँ से हो जाएगा पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू जीटा बी। यही है राउट ला के दोनों इक्वेशन सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। तो जो है हमें प्रेशर मिल गया सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के द्वारा जो प्रेशर है वो पीए है, और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के द्वारा प्रेशर है वो पीबी है, और जो दोनों बराबर होंगे पी नॉट ए इंटू जीटा है और पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ये अब दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं और हमें बताना है कि टोटल वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का क्या होगा। इसे आप लोग नोट कर लें, उसके बाद हम टोटल प्रेशर निकालें कितना होगा। नोट कर लिए, हो गया, नोट कर लिए। चलिए तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाए, पी बी बराबर पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और दूसरा आया था पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू जीटा बी। पी ए क्या है सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ए का यानी सोल्यूट का, और पी बी क्या है सॉल्वेंट के द्वारा सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर,
और पी नॉट ए जो है ये प्योर ए, यानी कि प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा लॉ पढ़ना होगा जो कि आपने 11वीं में पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ। ये बताते हैं हमें जब हमें टोटल प्रेशर निकालना होता है तो जो है हम जो छोटे छोटे जो पार्शियल प्रेशर हैं उन्हें जोड़ देते हैं। ये जो प्रेशर है और ये जो प्रेशर है, तो हमें जो सॉल्यूशन में फाइनल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर मिलेगा टोटल, वो मिलेगा PA प्लस के PB। ये जो हमें बताते हैं डाल्टन के द्वारा जो है टोटल प्रेशर होता है। जो छोटे छोटे प्रेशर हैं उन सभी को जोड़ दो तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो जो टोटल प्रेशर है वो मिल जाएगा PA प्लस के PB। ये है टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T टोटल बराबर हो जाएगा PA बराबर P नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस के PB बराबर P नॉट बी इंटू जीटा बी। आप ये इक्वेशन भी लिख लीजिए। ये सॉल्यूशन का जो है टोटल वेपर प्रेशर है। यही है राउल्ट लॉ। ये जो है ये सभी हैं राउल्ट लॉ, ये सभी हैं राउल्ट्स लॉ। अब हम इन पर जो है एक मस्त सा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो आप लोग इसे नोट कर लें। नोट कर लिए, मिटा दें। चलिए एक बार समराइज कर दें पूरा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ ये बताता है कि जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसका जो है फाइनल सॉल्यूशन जो मिलेगा उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट द्वारा जो है वेपर प्रेशर वो कैसे निकालते हैं, ये बताता है राउल्ट लॉ। तो ये जो कंटेनर होने चाहिए वो क्लोज होने चाहिए, तभी इनके द्वारा जो है वेपर प्रेशर उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो सोल्यूट का मैंने माना था उसे माना था जब केवल खाली प्योर सोल्यूट है तो उसे माना था P नॉट ए, और केवल जो है इसे क्लोज कंटेनर होना चाहिए। जो केवल सॉल्वेंट के द्वारा वेपर प्रेशर होता है उसे मैंने माना था P नॉट बी। और इसमें जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर है उसे माना था सोल्यूट के लिए, सॉल्यूशन में जो है उसे माना था PA। यहाँ पर P नॉट ए ये केवल प्योर सोल्यूट के लिए, इस सॉल्यूशन में सोल्यूट के लिए PA है, और इस सॉल्यूशन में जो है सॉल्वेंट के लिए PB है। तो हमें मिला था PA बराबर इन सॉल्यूशन में सोल्यूट के द्वारा जो वेपर प्रेशर है वो होता है P नॉट ए इंटू जीटा ए, यानी कि जो सोल्यूट का जो प्योर सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर है इंटू सॉल्यूशन में इस सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के द्वारा वेपर प्रेशर होगा PB बराबर P नॉट बी, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर इंटू सॉल्यूशन में इस सॉल्वेंट का जो है मोल फ्रैक्शन। और इन्हें हम जब जोड़ देंगे तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा इस सॉल्यूशन का। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के द्वारा जो है वेपर प्रेशर है, इन्हें जोड़ने पर हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो आप लोग लिख ही लिए हैं। चलिए मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास बेंजीन है और प्लस के टॉल्यूइन है। अब इन दोनों को जब मिला देंगे हम
तो हमें इनका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मान लेते हैं ये बेंजीन प्लस टॉलुइन का जो सॉल्यूशन है। थोड़ी लाइट की दिक्कत हो जाती है। तो हमें बेंजीन और टॉलुइन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो जो बेंजीन है ये हमें दिया गया है 0.78 ग्राम और जो टॉलुइन है ये हमें दिया गया है 0.9 ग्राम। अब हमें इसका जो है ये दिया गया है पी नॉट भी दिया गया है 400 mmHg और हमें पी नॉट टी दिया गया है 200 mmHg। तो हमें इस सॉल्यूशन में जो है बेंजीन के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर होगा और टॉलुइन के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर होगा, बेंजीन के द्वारा मान लेते हैं पीबी और टॉलुइन के द्वारा जो है उसे मान लेते हैं पीटी। तो हमें टोटल जो है वेपर प्रेशर और बेंजीन के द्वारा वेपर प्रेशर और टॉलुइन के द्वारा वेपर प्रेशर है, इसे कैलकुलेट करना है, इन तीनों को कैलकुलेट करना है। तो वीडियो को मेरे पास कई बार खुद से करने की ट्राई करें। चलिए, तो हमें जो है यहाँ पर थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है पीवी बराबर हो जाएगा प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर इनटू बेंजीन का जो है मोल फ्रैक्शन। तो हमें सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इनके मोल्स पता होने चाहिए। तो मोल निकालने के लिए हम यहाँ पर इसे मिटा देते हैं। तो जो हमें मोल निकालना है बेंजीन का और टॉलुइन का, बेंजीन का हमें भार दिया गया है 0.78 ग्राम। बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6 और टॉलुइन का जो फार्मूला होता है वो है C6H5CH3। तो इसका जो है NB मान लेते हैं। बेंजीन के मोल बराबर होता है भार अपाने मॉलिक्यूलर भार कितना दिया गया है 0.78 और यहाँ पर जब इसका बेंजीन का जो है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 78। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.01 मोल, ये आ गए बेंजीन के मोल। इसी प्रकार हमें जो है टॉलुइन के मोल पता करने हैं। तो टॉलुइन का भार कितना दिया गया है 0.92 और इसका जो है आप लोग जो है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 92। तो इसका भी हो जाएगा 0.01 मोल। ये हो गया टॉलुइन का और ये हो गया बेंजीन का। अब हम जो है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। यहाँ से हो जाएगा जीटा भी बराबर हो जाएगा एनबी कितना दिया गया है 0.01 अपान में एनबी प्लस के एनटी। ये हो गया जो है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.01 और यहाँ पर हो जाएगा 0.02। ये हो गया बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पर जो है टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन जीटा टी मान लेते हैं। तो जीटा टी बराबर हो जाएगा एनटी अपान में एनबी प्लस के एनटी। तो एनटी कितना दिया गया है 0.01 अपान में 0.01 प्लस के 0.01। यहाँ से आ जाएगा 0.01 बटे में 0.02। ये आ गया टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन। अब हमें जो है पी नॉट भी दिया गया है और पी नॉट टी दिया गया। तो सबसे पहले हम बेंजीन प्लस टॉलुइन का जो सॉल्यूशन है इसमें बेंजीन द्वारा जो वेपर प्रेशर है उसे हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो पीबी बराबर हो जाएगा पी नॉट भी हमें दिया गया है 400। उसके बाद में जीटा भी कितना आया है
जीटा भी 0.01 अपान में 0.02। यहाँ से ये हो जाएगा, ये इससे उड़ जाएगा और ये कट कैसे होगा, 1/2 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 200 mmHg। ये आ गया बेंजीन द्वारा जो सॉल्यूशन है, जो वेपर प्रेशर है वो आ गया 200 mmHg। अब हमें टॉल्यूएंट के द्वारा जो है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में ज्ञात करना है। तो यहाँ से Pt बराबर हो जाएगा P0T इंटू जीटा टी। तो P0T हमें दिया गया है 200 गुणे में हो जाएगा जीटा टी आया है, यहाँ से हो जाएगा जीटा टी 1/2। तो ये आ जाएगा 100 mmHg। ये आ गया टॉल्यूएंट के द्वारा जो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो आ गया 100 mmHg। अब हमें टोटल जब ज्ञात करना है, टोटल वेपर प्रेशर, तो बेंजीन के द्वारा वेपर प्रेशर जो है और टॉल्यूएंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर है उसे जोड़ देना होगा। सॉल्यूशन में Pv प्लस के Pt होता है। यहाँ पर हम P ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर T पहले से है। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हो जाएगा Pv प्लस के P टॉल्यूएंट। बेंजीन का वेपर प्रेशर प्लस के टॉल्यूएंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। तो ये आया है Pv बराबर आया है 200 प्लस के Pt आया है 100। यहाँ से हो जाएगा 300 mmHg। ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। तो आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें, उसके बाद एक और क्वेश्चन करा देता हूं। नोट कर लिए? हो गया? हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है। एक x है और एक y है। जब हम इसके 2 मोल लेते हैं और इसके 3 मोल लेते हैं तो जो हमें सॉल्यूशन इन दोनों का x और y का जो सॉल्यूशन का जो है टोटल वेपर प्रेशर है P टोटल वो आता है 500 mmHg। और जब हम इसके 3 मोल लेते हैं और इसके 2 मोल लेते हैं तब जो हमें P टोटल आता है वो आता है 400 mmHg। तो हमें पूछा है P0x और P0y ये दोनों कैलकुलेट करना है। हमें जो है प्योर x का और प्योर y का जो है वेपर प्रेशर निकालना है। तो वीडियो को एक बार करें पॉज और एक बार खुद से करने की ट्राई करें। आसान है, हो जाएगा। इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, फिर जो हमें मिल जाएगा इनका मान। हो गया? कर लिए? चलिए हमें दिया गया है, पहला जो दिया गया है वो 2 मोल x के और 3 मोल y के। उस समय जो है टोटल प्रेशर दिया गया हमें 500 mmHg। तो राउंड ला के हिसाब से P टोटल होता है P0x इंटू जीटा x हो जाएगा प्लस के P0y इंटू जीटा y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो राउंड ला होता है। Pt इक्वल टू P0 a इंटू जीटा a प्लस के P0 b इंटू जीटा b। तो यहाँ पर a और b नहीं है, यहाँ पर x और y है। तो P0 a तो P0 x इंटू जीटा a तो इंटू हो गया जीटा x। यहाँ पर P0 b इंटू जीटा b तो यहाँ पर P0 y इंटू जीटा y हो गया। तो इस वक्त जो हमें टोटल दिया गया है वो दिया गया है 500 mmHg। तो P टोटल की जगह पर हम लिख देते हैं 500। अब हमें जीटा x और जीटा y यहाँ से ज्ञात करना है। तो यहाँ से हो जाएगा P0x इंटू जीटा x बराबर क्या हो जाएगा
एक्स के मोल अपान में टोटल मोल, तो एक्स के मोल कितना दिए गए हैं 2, अपान में टोटल मोल कितने हो जाएंगे 2 और 3 5। ये हो गया जीटा एक्स प्लस के पी नॉट वाई इंटू जीटा वाई। तो जीटा वाई कितना हो जाएगा वाई के मोल अपान में टोटल मोल, वाई के मोल कितना है 3 अपान में टोटल मोल कितना हो जाएगा 2 3 5। ये हो गया 500 के बराबर। एक काम कीजिए, पूरे क्वेश्चन में 5 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 2p0x प्लस यहाँ से हो जाएगा 3p0y। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब जो है हमें दूसरा जो दिया गया है, जब हम 3 मोल लेते हैं x के और 2 मोल लेते हैं y के, तब टोटल प्रेशर हमें जो दिया गया है वो 400 mmHg दिया गया है। तो P टोटल बराबर हो जाएगा 400 बराबर हो जाएगा P0 इंटू जीटा है, P0x इंटू जीटा एक्स प्लस P0y इंटू जीटा वाई। यहाँ से हो जाएगा P0x इंटू जीटा एक्स, तो जीटा एक्स यहाँ से अब ज्ञात करना होगा। तो जीटा एक्स के लिए हमें जीटा के एक्स के मोल ऊपर अपान में टोटल मोल, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और बटे 3 2 5, यहाँ से हो जाएगा 3 और बटे में 5 प्लस के P0y इंटू जीटा वाई। तो यहाँ हो जाएगा P0y इंटू जीटा वाई के लिए हमें y के मोल ऊपर रहने होंगे और टोटल मोल नीचे, तो 2 बटे 5। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2000, यहाँ पर हो जाएगा 3p0x प्लस के 2p0y। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको P0x और P0y की जो है मान मिल जाएंगे। आप लोग घर पर नहा धोकर ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पर जो है इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग इतना नोट करना चाहे तो नोट कर लें। इक्वेशन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। मिटा दें, हो गया, नोट कर लिए। चलिए और क्वेश्चन करा दें, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये जो है इथेनॉल प्लस मेथेनॉल का मिश्रण है। इथेनॉल प्लस मेथेनॉल, ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। और जो हमें दिया गया है इथेनॉल का 0.2 ग्राम दिया गया है और मेथेनॉल का दिया गया है 0.32 ग्राम। और हमें दिया गया है एक प्योर इथेनॉल का जो है जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो दिया गया है 55 mmHg। और जो प्योर मेथेनॉल का जो है वेपर प्रेशर वो है 50 mmHg। तो हमें ज्ञात करना है, पहला है P एथेनॉल और P मेथेनॉल, ये दो कैलकुलेट करना है। और जो है हमें कैलकुलेट करना है टोटल P टोटल ज्ञात करना है, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर हमें ज्ञात करना है। ये दूसरा और ये पहला। और जो हमें तीसरा नंबर ज्ञात करना है वो है सॉल्यूशन में एथेनॉल प्लस मेथेनॉल के जो सॉल्यूशन में एथेनॉल के जो मान लेते हैं, जो इनके और इनके हमें सॉल्यूशन में जो है मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। अलग अलग नहीं, हमें जो है सॉल्यूशन में इनका मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो मोल फ्रैक्शन हम इसके लिए मान लेते हैं YE
और इसके लिए मान लेते हैं YM। हमें जो है 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग ये 3 चीज़ तो कर सकते हैं। तो आप लोग ये एक बार करने की ट्राई करें, वीडियो को करने के बाद, और एक बार खुद से करें। कर लिए? हो गया? हो गया? कर लिए? चलिए, तो हमें सबसे पहले जो है इथेनॉल के मोल ज्ञात करना है और मेथनॉल के मोल ज्ञात कर लेने हैं, क्योंकि मोल के बिना काम कुछ भी नहीं चलने वाला है। तो एथेनॉल का मोल हो गया Ne बराबर भार अपान में, और भार कितना हो जाएगा इसका एथेनॉल का होता है C2H5OH। यहाँ से हो जाएगा 24 कार्बन का, 1 कार्बन का 12 दूनी 24, यहाँ से 6 और यहाँ से ऑक्सीजन का 16 जो है 6 4 10 6, यहाँ से हो जाएगा 46। हाँ, हो जाएगा 46। ये हो जाएगा 92/46 गुणे 1/100। तो 46 गुना हो जाएगा 92, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 0.001 बराबर हो जाएगा 0.0, यहाँ पर एक ही 0 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ये हो गया Ne, यानी कि एथेनॉल के जो मोल्स हैं वो हो गया Ne बराबर 0.02। अब हमें मेथनॉल के जो मोल ज्ञात करने हैं उन्हें हम मान लेते हैं N मेथनॉल। तो हमें कितना दिया गया है 32 ग्राम, 0.2 ग्राम दिया गया, 32 नहीं। और मेथनॉल का होता है CH3OH, 1 कार्बन 12, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन का 16, यहाँ से 6 और 6 12, 2 और 1, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 32। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 मोल आएगा। ये हो गया मेथनॉल के मोल। अब हमें इनके जो है मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने हैं। तो हमें मिल गया Ne बराबर 0.02 और Nm बराबर 0.01। हमने हम मिटाते हैं। चलिए हम डायरेक्ट इनका जो है सॉल्यूशन में क्या पता करना था, Pe पता करना था और Pm पता करना था। तो Pe बराबर हो जाएगा P0E इंटू जीटा E। तो यहाँ से P0E का वैल्यू कितना दिया है 55, और जीटा E बराबर हो जाएगा Na अपान में Na प्लस Nm। तो Na दिया गया है 0.02 अपान में हो जाएगा 0.02 प्लस के 0.01, यहाँ से हो जाएगा 55 गुणे 0.02 अपान में हो जाएगा 0.03, यहाँ से हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 दूनी 110/3। ये आ गया Pe इतना mmHg। ये आ गया सॉल्यूशन में एथेनॉल प्लस मेथनॉल के जो सॉल्यूशन है उसमें एथेनॉल के द्वारा जो है 110/3 mmHg जो है वेपर प्रेशर हमें मिल रहा है। उसके बाद हमें याद करना है Pm बराबर हो जाएगा P0M इंटू जीटा M। तो Pm बराबर P0M कितना दिया गया है 50 गुणे जीटा M बराबर हो जाएगा 0.01 बटे में टोटल कितना हो जाएगा 0.03, यहाँ से हो जाएगा 1/3, यही आ जाएगा 50/3 mmHg। ये आ गया Pm। सॉल्यूशन में जो है मेथनॉल के द्वारा जो हमें वेपर प्रेशर मिला है वो मिला है 50/3 mmHg। अब हमें टोटल ज्ञात करना है, तो हमें इन दोनों को ऐड करना होगा। तो P टोटल हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा 110/3 और इसके 50/3
3, यहाँ से हो जाएगा 160, 50 और 10, 60/3। ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा 160/3 mmHg। ये आप तीनों पहले नोट कर लें, उसके बाद हम जो है सॉल्यूशन में इन दोनों के वो जो है मोल फ्रैक्शन बताएंगे। नोट कर लिया? हो गया? नोट कर लिए? चलिए, तो हमें पीई कितना मिला है? पीई बराबर आया है 110/3 और पीएम बराबर आया है 50/3 और पी टोटल आया है 160/3। अब ये मिटाता हूं मैं। अब हमें ज्ञात करना है सॉल्यूशन में एथेनॉल के जो मोल फ्रैक्शन है। तो हमें जो है डाल्टन ने एक और ला दिया था कि जो है हमें किसी भी अगर सॉल्यूशन में अगर किसी एक के द्वारा जो है हमें वो निकालना है, अगर क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर अगर हम एथेनॉल के द्वारा निकालें तो वो हो जाएगा एथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वेपर प्रेशर। ये हमें किसने बताया था? डाल्टन ने। अगर आपने 11वीं पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको यह नॉलेज होगा। हमें डाल्टन ने बताया था कि अगर हम जो है सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर किसी एक पार्ट का निकालें तो वो होता है जीटा ई इंटू टोटल वेपर प्रेशर। तो हमें यहाँ पर जीटा ई यानी सॉल्यूशन में हमें इथेनॉल के जो है मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से हो जाएगा जीटा ई बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पीई अपान में पी टोटल। तो हमें यहाँ पर पीई कितना दिया गया है? 110/3 और बटे में पी टोटल कितना आया है? 160/3। 160/3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 11/16 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, आप लोग नोट कर ले, नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो है मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जीटा बराबर होता है N1 अपान में N1 प्लस N2। इसका जो है इसका यूनिट मोल, ये भी मोल, तो मोल बटे मोल ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें कोई यूनिट नहीं मिलता। तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। इसी प्रकार जब हम मेथेनॉल का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे तो मेथेनॉल की जो प्रेशर होगा, मेथेनॉल का प्रेशर होगा जो है हमें यहाँ पर हो जाएगा पीएम बराबर हो जाएगा जीटा एम इंटू पी टोटल। किसने बताया था? डाल्टन ने। तो यहाँ से हमें जीटा एम बराबर हो जाएगा पीएम बटे में पी टोटल। तो पीएम कितना दिया गया है? 50/3 और पी टोटल आया है 160/3। ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5/16। ये आ जाएगा मेथेनॉल का जो है सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है वो आ जाएगा 5/16 और एथेनॉल का जो है सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 11/16। मैंने एक जो है नियम बताया था कि जीटा 1 प्लस जीटा 2 बराबर 1 होता है। अगर जीटा ई प्लस का जीटा एम बराबर 1 आता है तो समझ लिया हमारा उत्तर सही है। तो जीटा ई बराबर कितना आया है? 11/16 प्लस के जीटा एम बराबर कितना आया है? 5/16। आप लोग इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 11 5 16/16 हो जाएगा 1, यानी कि जो हमारा उत्तर है वो सही है। तो इस प्रकार हम सॉल्यूशन में किसी एक पार्ट का जो है हम मोल फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं डाल्टन के नियम के अनुसार। तो आप लोग इसे नोट कर लें। नोट कर लिए? हो गया? मिटा दें? मिटा दें? चलिए,
अब हम देख लेते हैं कि राउल्ट लॉ का ग्राफ कैसे बनता है। तो अब हम बनाएंगे राउल्ट लॉ का ग्राफ। राउल्ट लॉ का हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ। ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये एक्सिस है, ये है y और ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस माना ये सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में पहले मैंने माना कि प्योर सॉल्यूट है, प्योर सॉल्यूट है। तो हमें यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूट को जो मोल फ्रैक्शन होगा जीटा ए, मैंने ए माना था, तो जीटा ए बराबर 1 हो जाएगा। और इस वक्त जो वेपर प्रेशर होगा वो P नॉट ए होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो शुरुआत में जो है पूरा का पूरा इसमें जो है पूरा का पूरा सॉल्यूट है, तो इस वक्त जो है जीटा सॉल्यूट के लिए हो जाएगा 1, और इस वक्त जो है हमें सॉल्वेंट के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, उस वक्त जो हमें जीटा भी हो जाएगा, उस वक्त 0 हो जाएगा। तो जब प्योर सॉल्यूट है सॉल्यूशन में, तो उस वक्त जो है हमें प्रेशर कितना मिला है, P नॉट ए। मान लेते हैं यहाँ पर हमें P नॉट ए मिला। जब सॉल्यूशन में केवल सॉल्यूट है तो हमें प्रेशर केवल सॉल्यूट का मिला, तो वो है P नॉट ए। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा सॉल्वेंट मिलाते गए, तो सॉल्वेंट मिलाते गए तो जो है सॉल्यूट की जो है ये क्या कहते हैं, जो है मोल प्रभाव जो घटता जाएगा। तो हमें जो है इसका जो है ऐसे घटता हुआ ग्राफ मिलेगा। और यहाँ पर जो है हमें जीटा बी बराबर 1 मिलेगा और जीटा ए बराबर 0 मिलेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है वहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, केवल प्योर सॉल्वेंट है। तो जब प्योर सॉल्वेंट है इसमें सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर जो है जीटा ए बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूट का कोई भी एक भी मूल नहीं होगा, तो जीटा ए बराबर 0 हो जाएगा और जीटा बी बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जीटा बी बराबर 1 हो जाएगा और जीटा ए बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जो है प्योर सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में, मैंने माना है, और सॉल्यूट कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 था सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, यहाँ पर 1 है, मतलब बढ़ा है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बढ़ेगा। और इसका जो है 1 था, यहाँ पर 0 है, तो 1 से घटते 0 हुआ, तो इसका ग्राफ इस तरह से घट जाएगा। और जब यहाँ पर प्योर बी है, तो प्योर बी के लिए जो प्रेशर है वो P नॉट बी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है जीटा ए बराबर 0 है, यानी सॉल्यूट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सॉल्यूट के लिए कुछ भी जो है वेपर प्रेशर नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, टोटल होगा केवल सॉल्यूट के लिए। अब हम इनके जो है पीक पॉइंट्स को अगर मिला दें, पीक पॉइंट को मिला दें, तो यहाँ से हमें मिल जाता है टोटल, तो जो कि होता है PA प्लस के PB के बराबर। यहाँ से इन दोनों को पीक पॉइंट को जो हम मिलाएंगे तो हमें टोटल मिल जाता है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। तो ये होता है राउल्ट लॉ का ग्राफ, इस तरह से बनता है, आप लोग इसे नोट कर लें। ये कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने बता दिया इस तरह से बनता है। जब सॉल्यूशन में केवल प्योर ए है, तो उस वक्त जो है हमें केवल ए के कारण जो है वेपर प्रेशर मिलेगा, और वो है P नॉट ए। यहाँ पर जीटा भी 0 होगा। अब जो है सॉल्यूट की जो है मात्रा घटती गई और यहाँ पर 0 हो गई। तो जब 0 हो गई तो ए के कारण, यानी सॉल्यूट के कारण हमें कोई भी जो है वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा हमें मिलेगा सॉल्वेंट के कारण। तो सॉल्वेंट के कारण जो पूरा है वो जो है P नॉट बी है। तो इन दोनों को मिलाने से हमें P टोटल मिल जाता है। तो नोट कर लिया आप लोग, हो गया, मिटा दें। चलिए, ये राउल्ट लॉ का ग्राफ था। अब
वेपर प्रेशर के अंतर्गत अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना वो है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। मतलब जो हमारे पास जो सोल्यूट होगा वो अवाष्पशील पदार्थ होगा, उसका जो है वाष्प में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग हेडिंग डाल दिए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो सोल्यूट होगा वो कैसा होगा? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब इसका जो है वाष्प में जो परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसके कारण जो वाष्प होगा सॉल्यूशन में वो जीरो होगा। इसके कारण जो वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ये जीरो होगा। मतलब इसका जो है वाष्प में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसके कारण जो है सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर जीरो होगा। नॉन वोलाटाइल को जो एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास होगा यूरिया हो गया, और हो गया ग्लूकोज और ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ये जो है नॉन वोलाटाइल पदार्थ होते हैं। अगर हम इन्हें जो है लिक्विड में डाल दें तो अगर हम गर्म करें तो इनके कारण जो है हमें वाष्प दाब शून्य मिलेगा। इनके कारण जो है वाष्प दाब कुछ भी नहीं होगा। और जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा? वोलाटाइल होगा। इसके कारण जो है सॉल्यूशन में वाष्प दाब, इसके कारण वाष्प दाब पैदा होगा, मतलब अब इसके कारण जीरो होगा। तो वोलाटाइल होगा या लिक्विड होगा, लिक्विड फेज में। जैसे हो गया मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, जैसे हो गया बेंजीन C6H6, जैसे हो गया टॉलुइन C6H5CH3। ये होते हैं वोलाटाइल। मतलब इनका जो है लिक्विड फेस में जो है हमें वाष्प दाब कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन इनका जो है हमें जब सॉल्यूशन इनका बनाएंगे, वाटर मान लीजिए वाटर ले लिया और इनका जो सॉल्यूशन ले लें तो इनके कारण जो है वाष्प दाब वो जीरो होगा। टोटल जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा वो टोटल जो हमें वाटर के कारण ही मिलेगा। इनके कारण जो है वेपर प्रेशर जीरो होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिए? हो गया? मिटा दें? चलिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक सॉल्वेंट है जो कि वोलाटाइल है। ये क्या है? सॉल्वेंट। कोई लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट है और यह वोलाटाइल है। ये सॉल्वेंट। तो इनके कारण जो है कुछ ना कुछ वाष्प दाब मिलेगा जब हम इन्हें गर्म करेंगे। और इसमें मैंने कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ये तो सॉल्वेंट है, मैंने कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया। अगर इसे हम ए से डिनोट करें तो कोई सोल्यूट है, मान लीजिए वो बी है, अगर उसे डाल दें तो इनके कारण जो हमें वेपर प्रेशर होगा वो जीरो मिलेगा। और ये नॉन वोलाटाइल है तो हमें जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, मान लीजिए हमें फाइनल सॉल्यूशन मिला, ये क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसमें ए और बी है। ये क्या है? सॉल्वेंट, और बी क्या है? सोल्यूट। ए और बी का जो है सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो हमें जो है अब इस सॉल्यूशन में जो वाष्प दाब पैदा होगा उसे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो आप लोग एक जो है जनरल अपना दिमाग लगाइए कि यहाँ पर जो ये जो मॉलिक्यूल होंगे सोल्यूट के,
ये इस तरह सरफेस पे होंगे। और जब इसे हम इसमें जब हम बी डाल देंगे यानी कि नॉन वोलेटाइल पदार्थ को कोई डाल देंगे तो इस पे जो सरफेस पे सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल होंगे और इसके जो है क्या नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट मैंने डाला उसके भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे। यहाँ पर ए मान लीजिए फिर भी है। इस तरह से सरफेस पे ए और बी दोनों पदार्थों के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब जो है यहाँ प्योर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड में था, अब यहाँ पर इनके जो है सरफेस पे इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे कम है। तो इनके कारण ये जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो वेपर में परिवर्तित हो रहे थे अब यहाँ पर पूर्ण रूप से वेपर में नहीं परिवर्तित होंगे, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस पे आ गए हैं। तो इनके नीचे जो सोल्यूट का जो मॉलिक्यूल है ए वो वेपर प्रेशर में नहीं चेंज हो पाएगा। मतलब इन्हें हम डाल देते हैं तो ये वेपर प्रेशर में कमी कर देते हैं हमें। मतलब पूरा जो यहाँ पर सोल्यूट था अब जितना यहाँ पर जो बन रहा था वेपर प्रेशर उतना वेपर प्रेशर यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए हैं और ये सरफेस पे आ गए हैं तो ये खुद तो वोलेटाइल नहीं है, मतलब इनका जो हवास में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये इनके नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वे ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, ये वाष्प में परिवर्तन नहीं होंगे। तो अगर हम इनके कारण जो प्योर सॉल्वेंट है जहाँ यहाँ पे, तो इनके कारण अगर वेपर प्रेशर हम P0 A मान लें और इस सॉल्यूशन में इनके कारण तो वेपर प्रेशर जो होगा वो 0 होगा। और अब जो सॉल्वेंट का है वेपर प्रेशर इसमें मान लेते हैं वो PA है। जब प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर P0 A और सॉल्यूशन में इसका जो वेपर प्रेशर है वो PA है। तो आप लोग बताइए कि PA ज्यादा होगा कि P0 A ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जो है P0 B ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो लिक्विड सॉल्वेंट है, इनके सारे के सारे सरफेस के मॉलिक्यूल जो है वाष्प में परिवर्तित हो रहे थे। लेकिन ये बी के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे आ गए हैं ये अब ए के मॉलिक्यूल्स को वाष्प में परिवर्तित नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो कम मिलेगा और ये जो है प्योर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा। तो यह आपको जो है थोड़ी सी बात समझानी थी, आपको समझ में आ गई होगी कि जो है सॉल्यूशन में जो अब हमें वेपर प्रेशर मिलेगा वो कम मिलेगा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर जो सॉल्वेंट है उससे हमें कम मिलेगा। तो जो अगर हम इसमें जो सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल कोई पदार्थ डाल देते हैं तो हमें जो है वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। तो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है, वेपर प्रेशर इज लोवर्ड, वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। अगर हम प्योर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड में है कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दें तो इसके कारण जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो आप लोग इसे लिख लें, उसके बाद में हम जो है ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का PA इसे हम कैलकुलेट करेंगे। लिख लिए? हो गया? मिटा दें? लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ PA। ये सॉल्यूशन है, A और B का। ये क्या है? सॉल्वेंट है और B क्या है? सोल्यूट।
तो जो सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर वो पी नॉट बी है, और इसके कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो 0 होगा। वेपर प्रेशर बराबर 0 होगा सॉल्यूट के कारण। अब हमें सॉल्यूशन का जो है इसका जो वेपर प्रेशर पी ए है उसे कैलकुलेट करना है। तो हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ पी ए। हमने जो है राउट लॉ आपको बताया था कि सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का जो है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। जीटा ए का मतलब हो गया जो हमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के कारण जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ए बराबर, जब यहाँ से कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो हमें कोई कांस्टेंट मिलेगा, उसे हम मान लेते हैं के इंटू जीटा ए। ये मिल गया हमें इक्वेशन। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसमें केवल और केवल सॉल्वेंट ही है। मान लेते हैं यहाँ पर जो सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर जो है मैंने कोई भी सोल्यूट नहीं मिलाया है, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट के कारण जो है हमें जो वेपर प्रेशर मिलता है वो पी नॉट मिलता है, और जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का वो हो जाएगा 1, क्योंकि जो है जीटा ए बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा एन ए अपान में एन ए प्लस के एन बी, एन ए प्लस के एन बी। तो जो है मैंने यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया है कि जो है सॉल्यूशन में कोई भी सोल्यूट नहीं है, तो यहाँ पर एन बी बराबर हो जाएगा 0, तो एन ए अपान एन ए बराबर हो जाएगा 1। तो जो है मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा जो सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का मैंने मान लिया कि प्योर सॉल्वेंट है, उस समय जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा पी नॉट ए बराबर हो जाएगा के, और जीटा का जो वैल्यू आया वो आया 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हम पी नॉट बी लिख दिए, यहाँ पर पी नॉट ए होगा क्योंकि सॉल्वेंट को ए माने हैं। तो हम अब के की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं पी नॉट ए। यहाँ से हो जाएगा पी ए बराबर हो जाएगा के की वैल्यू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ये हमें मिल गया सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये किसका है, सॉल्यूशन का, और ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में जो है क्या है, मोल फ्रैक्शन है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। तो ये हो गया पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ये हो गया सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर। अब आगे हम कुछ इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पी ए बराबर कितना आया है, पी नॉट ए इंटू जीटा ए। मान लेते हैं सॉल्यूशन जो है वो किससे किससे बना है, ए और बी से। तो हम यहाँ पर हो जाएगा जीटा ए प्लस के जीटा बी बराबर 1, क्योंकि मैंने बताया था जीटा 1 प्लस के जीटा 2 बराबर होता है 1। अगर सॉल्यूशन में कोई फर्स्ट और सेकंड जो कंपोनेंट होंगे उनकी मोल फ्रैक्शन का जो ऐड होगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पर जीटा ए सॉल्वेंट के कारण मोल फ्रैक्शन प्लस के सोल्यूट के कारण मोल फ्रैक्शन, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीटा ए बराबर 1 माइनस के जीटा बी
तो यहाँ पर हम जीटा ए की वैल्यू रखेंगे। तो पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए, जीटा ए की वैल्यू आएगा 1 माइनस के जीटा बी। अब इसका जो है आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए अंतर, ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी। एक काम कीजिए, इसे जो है इधर ले आइए और इसे इधर भेज दीजिए। तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा पी नॉट ए इंटू जीटा बी बराबर पी नॉट ए माइनस के पी ए। अब यहां से जीटा ए जीटा बी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस के पी ए अपान में पी नॉट ए। ये भी एक इक्वेशन आ गया, इससे हम जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं पी ए। आप लोग इसे नोट कर लें, फिर आपको जो है इसमें कुछ पॉइंट्स बताना है। आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? हो गया? मिटा दें? चलिए, जो सॉल्यूशन था उसका वेपर प्रेशर क्या माने हैं हम? पी ए। और जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? पी नॉट बी। और क्या आया था, जो पी ए है वो लेस देन है पी नॉट बी, यानी कि जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पी नॉट ए माइनस के पी ए, पी नॉट ए माइनस के पी ए, मतलब जो है ये सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये सोल्यूट का है, वो सॉल्यूशन का है। तो क्या आपको यह जो चेंज है वेपर प्रेशर में वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि मतलब ये क्या है, ये जो है कितना कमी हुआ है वेपर प्रेशर में। पहले कितना था पी नॉट ए और बाद में हमें मिला पी ए, तो कितना कमी हुआ। तो पी नॉट ए माइनस के पी ए, ये क्या बताता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बताता है कि वेपर प्रेशर में कितना कमी आई है। अगर हमें कमी ज्ञात करनी होगी तो पहले कितना था पी नॉट ए और बाद में कितना बचा पी ए, तो कमी कितनी आई पी नॉट ए माइनस के पी ए। ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन ये क्या है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपान में पी नॉट ए, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम जो है पी नॉट ए माइनस पी ए में जो पहले जो वेपर प्रेशर था पी नॉट ए, उससे हम भाग दे दें तो उससे हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन वो क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग होगा। मतलब पी नॉट ए के सापेक्ष जो कमी आ रही है उसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो है पी नॉट ए माइनस के पी अपन पी नॉट ए है, इसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। पहले आप लोग यहाँ तक जो है इसे आप इन पॉइंट को नोट कर लें, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? मिटा दे? चलिए, हमारे पास दो क्वेश्चन आए थे। क्या है? पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ए क्या है? ए है सॉल्वेंट। और दूसरा एक क्वेश्चन जो आया था वो आया था जीटा बी बराबर पी नॉट ए माइनस के पी ए अपान में पी नॉट ए। ये बी क्या है? बी है सोल्यूट।
यानी कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो इस दोनों इक्वेशन से हम जो है सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर पी है और यहाँ पर पी है, इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्ञात करते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कि हमारे पास एक 72 ग्राम जो है प्योर वाटर है, 72 ग्राम प्योर वाटर है और यह बंद है। तो इसके कारण जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा, और वाटर को हम क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को मैंने माना है ए। तो मान लेते हैं इसके कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट ए, क्योंकि प्योर है तो हमें पी नॉट ए, और ये दिया गया है, कितना दिया गया है, 60 mmHg। जो प्योर वाटर है उसका हमें वेपर प्रेशर दिया गया 60 mmHg। अब इसमें जो है हम बाहर से 30 ग्राम यूरिया डाल देते हैं, 30 ग्राम यूरिया। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, यूरिया का फार्मूला होता है। तो 30 ग्राम मैंने बाहर से यूरिया डाल दिया। तो हमें बताना है फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा यूरिया और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसका हमें जो है पीए कैलकुलेट करना है, यानी कि वेपर प्रेशर बताना है सॉल्यूशन का। तो एक बार वीडियो को करें पॉज और एक बार खुद से करने के ट्राई करें, आसान है, हो जाएगा। एक बार खुद से जरूर ट्राई करें। कर लिए, हो गया? कितना आया आंसर? 53.33 mmHg। अगर इतना आपका आंसर आया है तो आप लोगों को बधाई हो। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें जो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर दिया गया है वो दिया गया है 60 mmHg, और ये यूरिया क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो इनके कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी कि जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसमें जो केवल और केवल वेपर प्रेशर होगा वो वाटर के कारण ही होगा। लेकिन इस समय जो पीए है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से कम हो जाए, क्योंकि यूरिया के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे आ जाएंगे, तो जो है वाटर जो है वेपर प्रेशर नहीं बन पाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक काम कीजिए कि जो है हम यहाँ से पीए कैलकुलेट करेंगे। पीए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू जीटा ए। तो पीए बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए हमें कितना दिया गया है, 60 mmHg, 60 गुणे, अब जीटा ए हमें ज्ञात करना है। तो जीटा ए बराबर हो जाएगा एन ए अपान में एन ए प्लस के एन बी हो जाएगा। यानी कि जो हमें ये क्या दिया गया है, सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट है, तो हमें सॉल्वेंट का जो है मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो सॉल्वेंट का यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना दिया गया, हमें 72 दिया गया है, तो इसे हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 72 बटे वाटर क्या होता है, H2O, तो H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18। तो ये हो गया मोल में कन्वर्ट हो गया, Na, फिर हो गया Na अपान में Na प्लस के Nb। Nb कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया का कितना दिया गया है, 30 अपान में यूरिया का जब मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो ये आना चाहिए, ये हो गया 14 14 28 हो गया। और बाद में इसके बाद में यहाँ पर हो गया 2 2 4, ये हो गया 12 और ये हो गया 16, यहाँ से 8 और 2 10 और 6 और 4 2 10, 20 हो गया, और यहाँ से 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 60, तो ये हो जाएगा 60
ये भी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 4/4 प्लस के 1/2। तो हो जाएगा 4/4.5। यहाँ से 0, यहाँ से 10 हट जाएगा। तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 8×5 = 40 और 9×5 = 45। 8/9। ये क्या आ गया जीटा ए। जीटा ए आ गया 8/9। अब इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 53.33 mmHg। ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इससे जो है मैंने वेपर प्रेशर ज्ञात कर लिया। इससे भी हम वेपर प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें जीटा बी पता होना चाहिए, यानी कि जो है बी क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट क्या है, इसमें यूरिया है, तो यूरिया का हमें मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना होगा। तो जीटा ए आया है जो कि वाटर का 8/9। तो जीटा बी हो जाएगा 1 माइनस के जीटा ए। 1 माइनस के जीटा ए कितना आया 8/9। तो ये हो जाएगा 1/9। जीटा बी आ जाएगा 1/9। तो इसे मिटाते हैं, फिर दूसरे इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो जीटा बी बराबर 1/9। 1/9 बराबर कितना हो गया P0A। P0A कितना दिया गया है 60 माइनस के पी ए हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद में P0A 60। तो एक काम कीजिए, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा 60/9 बराबर 60 माइनस के PA। ये हो गया PA। इसे यहाँ पर भेज दीजिए और इसे 60 माइनस 60/9 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा PA बराबर हो जाएगा 9×60 माइनस 60/9। ये हो जाएगा 8×60/9। इसे भी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 53.33 mmHg। यही आया था जो है इसमें, जब इस क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब भी यही आया था। P0A, यहाँ पर P0A 60, उसके बाद में जीटा ए आया था 8/9। यही आ गया 53.33 mmHg। तो आप लोग क्वेश्चन को जो है नोट कर लें। हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगले वीडियो हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है अगला पार्ट होगा उसे जरूर देखना। तो अब इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।